आधुनिक भारत के इतिहास में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्होंने भारत की दिशा मतलब हमेशा के लिए बदल दी। उन्हीं में से एक है बक्सर का युद्ध। एक ऐसा टॉपिक है जहां से लगभग हर बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे वो यूपीएससी हो, पीसीएस हो या एसएससी, में बार बार सवाल पूछे गए हैं। हाँ बिल्कुल, और अक्सर स्टूडेंट्स प्लासी और बक्सर के युद्ध में कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर आज इस एक लड़ाई के महत्व को समझ लिया तो आप सिर्फ युद्ध नहीं बल्कि भारत में ब्रिटिश राज की असली नींव को समझ जाएंगे और यहाँ से कोई भी सवाल गलत नहीं होगा। तो आज हम बक्सर के युद्ध यानी 1764, जिसे आधुनिक भारत का निर्णायक मोड़ कहा जाता है, उसे बिल्कुल जीरो से समझेंगे, स्लाइड बाय स्लाइड और पूरी तरह से एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से। आप देख रहे हैं कॉन्सेप्ट टू रैंक, जहां हम कॉन्सेप्ट से रैंक तक का सफर तय करते हैं। और हमारा वादा है कि इस चर्चा के बाद आपको इस टॉपिक से जुड़ी हर छोटी बड़ी बात की पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी। तो चलिए फिर देखते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम इसका सिलेबस और महत्व समझेंगे। फिर कुछ बहुत जरूरी शब्दावली जैसे दीवानी, निजामत और दस्तक, इनको क्लियर करेंगे क्योंकि इनके बिना युद्ध समझ नहीं आएगा। ये बहुत जरूरी है। इसके बाद युद्ध के कारण और पूरे घटनाक्रम मतलब टाइमलाइन को जानेंगे। और फिर 1765 की वो ऐतिहासिक इलाहाबाद की संधि, उसका एक विस्तृत विश्लेषण भी करेंगे। बिल्कुल। और संधि के बाद बंगाल पर जो द्वैध शासन लगा, उसके प्रभाव को भी समझेंगे। और अंत में एक माइंड मैप के जरिए क्विक रिवीजन करेंगे और परीक्षा में पूछे गए कुछ प्रश्नों पर भी फोकस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। युद्ध को समझने से पहले उन 3 शब्दों को समझना बहुत जरूरी है जिनके इर्द गिर्द ये पूरा संघर्ष हुआ। हाँ, ये नींव है। हाँ। सबसे पहला शब्द है दस्तक। ये क्या था? देखिए, दस्तक एक तरह का व्यापारिक परमिट था, एक पास। ईस्ट इंडिया कंपनी को मुगल शासक से ये अधिकार मिला था कि वो बंगाल में बिना टैक्स दिए व्यापार कर सकती है। अच्छा, तो ये सिर्फ कंपनी के लिए था? जी हाँ, सिर्फ कंपनी के आधिकारिक व्यापार के लिए। लेकिन हुआ क्या कि कंपनी के अधिकारियों ने इसका दुरुपयोग अपने निजी व्यापार के लिए करना शुरू कर दिया। मतलब कंपनी के परमिट पर अपना सामान बेच रहे थे? बिल्कुल। इससे बंगाल के नवाब को भारी राजस्व का नुकसान हो रहा था। सोचिए, भारतीय व्यापारियों को टैक्स देना पड़ता है और अंग्रेज बिना टैक्स दिए व्यापार कर रहे हैं। तो जाहिर है भारतीय व्यापारी कंपटीशन में टिक ही नहीं सकते थे। और एग्जाम में सीधा सवाल बनता है कि बक्सर के युद्ध का एक तात्कालिक कारण क्या था? तो उसका एक बड़ा कारण यही दस्तक का दुरुपयोग था। सही कहा। अब दूसरा शब्द है दीवानी। दीवानी, इसका क्या मतलब है? दीवानी मतलब राजस्व यानी रेवेन्यू वसूलने का अधिकार, किसी क्षेत्र से टैक्स इकट्ठा करने का कानूनी अधिकार। ये अधिकार बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए था। और एक बात पर ध्यान देना है, ये सिर्फ पैसा इकट्ठा करने का अधिकार था, प्रशासन चलाने का नहीं। अच्छा, सिर्फ रेवेन्यू कलेक्शन। हाँ। और तीसरा शब्द है निजामत। निजामत, ये है कानून व्यवस्था, पुलिस और न्याय प्रशासन की जिम्मेदारी। मतलब राज्य में शांति बनाए रखना, एडमिनिस्ट्रेशन चलाना, न्याय देना। तो दीवानी और निजामत, ये दोनों अधिकार मिलकर ही किसी शासक को पूरा नियंत्रण देते हैं। ठीक है, तो अब ये तीनों शब्द क्लियर हैं, दस्तक, दीवानी और निजामत। तो चलिए अब जानते हैं कि आखिर वो कौन से कारण थे जिनकी वजह से ये ऐतिहासिक युद्ध हुआ। तो पहला कारण तो हमने अभी डिस्कस किया, दस्तक का दुरुपयोग। कंपनी के अधिकारी अपने निजी व्यापार के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे थे, जिससे नवाब मीर कासिम को भारी राजस्व हानि हो रही थी। ये सीधे सीधे नवाब की आर्थिक संप्रभुता को चुनौती थी। और दूसरा कारण? दूसरा कारण था राजधानी का परिवर्तन। मीर कासिम, देखिए, एक योग्य और स्वाभिमानी नवाब था। वो अंग्रेजों के कलकत्ता वाले दफ्तर के हस्तक्षेप से बचना चाहता था। अच्छा, रोज रोज की दखल अंदाजी से दो। बिल्कुल। इसीलिए उसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर शिफ्ट कर ली, जो कलकत्ता से काफी दूर था। हाँ। इतना ही नहीं, उसने मुंगेर में तोप और बंदूकें बनाने का कारखाना भी स्थापित किया। अरे वाह, ये तो अंग्रेजों को सीधी चुनौती थी। हाँ, और ये सवाल कई बार पूछा गया है कि किस नवाब ने राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी। तो इसका जवाब है मीर कासिम।
जी, और तीसरा कारण जो सबसे बड़ा कारण बना वो था समानता का प्रयास। जब दस्तक के दुरुपयोग से भारतीय व्यापारी बर्बाद होने लगे तो मीर कासिम ने एक बहुत साहसिक कदम उठाया। क्या किया उसने? उसने सभी के लिए आंतरिक व्यापार शुल्क मतलब इंटरनल ट्रेड ड्यूटीज ही खत्म कर दिया। क्या बात है! मतलब अगर तुम टैक्स नहीं दोगे तो अब कोई भी नहीं देगा। एग्जैक्टली। अब भारतीय व्यापारी और अंग्रेज व्यापारी दोनों एक ही स्तर पर आ गए। अंग्रेजों को जो विशेष फायदा मिल रहा था वो खत्म हो गया। और यही बात युद्ध का सबसे बड़ा कारण बनी। हाँ, क्योंकि अब उनका अनफेयर एडवांटेज चला गया था। बिल्कुल, उन्होंने इसे अपने विशेषाधिकार पर हमला माना। तो जब अंग्रेजों ने मीर कासिम के इन सुधारों का विरोध किया तो छोटी मोटी लड़ाइयों में मीर कासिम को 1763 में हरा दिया गया। लेकिन मीर कासिम ने हार नहीं मानी। नहीं, बिल्कुल नहीं। मीर कासिम हारने के बाद अवध भागा और वहां उसने अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और तत्कालीन मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ मिलकर एक त्रिगुट गठबंधन, एक अलायंस बनाया। ये तो बहुत बड़ी बात है। एक तरफ बंगाल का पूर्व नवाब, अवध का नवाब और भारत का मुगल सम्राट, और दूसरी तरफ कौन था? दूसरी तरफ थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसका सेनापति था हेक्टर मुनरो। ये कोई छोटी लड़ाई नहीं थी। ये 3 बड़ी भारतीय शक्तियों और एक व्यापार करने आई कंपनी के बीच की लड़ाई थी। और फिर 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर के मैदान में इन दोनों सेनाओं का आमना सामना हुआ। और यहाँ एक बात साफ करनी होगी कि ये प्लासी की तरह कोई षड्यंत्र या धोखा नहीं था। नहीं, ये एक पूर्ण युद्ध था, एक प्रॉपर बैटल, जहां दोनों सेनाओं ने अपनी पूरी ताकत से लड़ाई की। और इस युद्ध में ब्रिटिश सेना की सैन्य श्रेष्ठता, उनकी बेहतर रणनीति और अनुशासन की जीत हुई। भारतीय गठबंधन की करारी हार हुई। इस एक जीत ने पूरे उत्तर भारत में अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्थापित कर दी। हाँ, अब ये साबित हो गया था कि वे भारत की सबसे बड़ी सैन्य शक्ति हैं। जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं, इस जीत ने भारत पर अंग्रेजी झंडे को बहुत मजबूती से गाड़ दिया। युद्ध जीतने के बाद अंग्रेजों ने हारे हुए पक्ष पर अपनी शर्तें थोपने के लिए एक संधि की, और इस संधि को करने के लिए विशेष रूप से रॉबर्ट क्लाइव को दोबारा इंग्लैंड से बुलाया गया। जी, ये संधि 2 भागों में हुई। इसे इलाहाबाद की संधि कहते हैं, जो 1765 में हुई। तो पहला भाग किसके साथ था? पहला भाग था मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ। सम्राट को 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन पर कंपनी का पेंशनर बना दिया गया। और सबसे महत्वपूर्ण, सम्राट ने कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी यानी राजस्व वसूलने का अधिकार कानूनी रूप से सौंप दिया। तो यहीं से कंपनी को भारत में शासन करने का एक कानूनी अधिकार मिल गया। बिल्कुल, और इसके बदले कंपनी ने निजामत यानी प्रशासन के लिए 53 लाख रुपए देना स्वीकार किया। ठीक है, और संधि का दूसरा भाग? दूसरा भाग अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के साथ था। नवाब पर युद्ध के हर जाने के तौर पर 50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। और सबसे चालाकी भरा कदम ये था कि अवध को एक बफर स्टेट बना दिया गया। बफर स्टेट, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब था कि अवध अब अंग्रेजों और मराठों के बीच एक सुरक्षा कवच का काम करेगा। अगर मराठे हमला करते तो पहले उन्हें अवध से लड़ना पड़ता। इससे अंग्रेजों का बंगाल सुरक्षित हो गया। कमाल है, मतलब अपनी सुरक्षा का खर्चा भी अवध उठाए और सुरक्षा भी अंग्रेजों की हो। सही समझे। आप मैप में देख सकते हैं कि कैसे अवध को रणनीतिक रूप से बफर स्टेट की तरह इस्तेमाल किया गया। बाद की संधि का सबसे भयानक परिणाम बंगाल में द्वैध शासन के रूप में सामने आया है ना? हाँ, 1765 से 1772 तक। इस सिस्टम को ध्यान से समझिए। कंपनी के पास दीवानी थी यानी अधिकार और सारा पैसा, लेकिन कोई जिम्मेदारी नहीं थी। और नवाब के पास? नवाब के पास निजामत थी यानी प्रशासन और जनता की जिम्मेदारी, लेकिन उसके पास न तो पैसा था और न ही शक्ति। अरे, मतलब अधिकार बिना उत्तरदायित्व के और उत्तरदायित्व बिना अधिकार के? जी, ये एक बहुत ही घातक व्यवस्था थी। इसका परिणाम हुआ भीषण भ्रष्टाचार और लूट। हस्तशिल्प और कृषि पूरी तरह से तबाह हो गए। और इसका सबसे भयावह परिणाम था 1770 का अकाल, जिसमें बंगाल की 1/3 आबादी यानी लाखों लोगों की मृत्यु हो गई। तो अब ये सवाल आता है कि प्लासी और बक्सर में से ज्यादा निर्णायक कौन था? देखिए, ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। प्लासी जो 1757 में हुआ, वो एक षड्यंत्र और विश्वासघात से जीती गई लड़ाई थी। उसने बस अंग्रेजों के पैर जमाए थे। कंपनी एक क्षेत्रीय दावेदार बनी थी। और बक्सर?
बक्सर 1764 में सैन्य कौशल और वीरता से जीती गई लड़ाई थी। इस जीत ने अंग्रेजों को पूरे भारत का दावेदार बना दिया। ये एक अखिल भारतीय शक्ति का उदय था और इलाहाबाद संधि से उन्हें शासन का वैधानिक अधिकार भी मिल गया। तो कह सकते हैं कि प्लासी अगर एक छोटा पौधा था तो बक्सर ने उसे एक विशाल पेड़ बना दिया। बिल्कुल सही, एक ऐसा पेड़ जिसने पूरे भारत को अपनी छाया में ले लिया। चलिए तो इस पूरे टॉपिक को एक माइंड मैप से 1 मिनट में रिवाइज करते हैं। हाँ, तो कारण थे दस्तक का दुरुपयोग, राजधानी परिवर्तन और व्यापार शुल्क हटाना। युद्ध में एक तरफ मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय थे और दूसरी तरफ हेक्टर मुनरो। परिणाम में इलाहाबाद की संधि हुई और बंगाल में द्वैध शासन लगा। अब कुछ ऐसे फैक्ट्स पर बात करते हैं जिन पर सीधे सीधे सवाल बनते हैं। हाँ, प्रीलिम्स के लिए ये बहुत जरूरी है। युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर था वेंसिटार्ट और संधि के समय? संधि के समय रॉबर्ट क्लाइव, जिसे दोबारा बुलाया गया था। अंग्रेजी सेनापति हेक्टर मुनरो। एक और सवाल जो फंसाता है, युद्ध के दौरान बंगाल का नवाब कौन था? मीर कासिम? नहीं, यही गलती होती है। मीर कासिम को हटाने के बाद अंग्रेजों ने मीर जाफर को फिर से नवाब बना दिया था, तो युद्ध के दौरान नवाब मीर जाफर था। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। और मेंस परीक्षा के लिए? मेंस के लिए ये 2 सवाल बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहला, बक्सर ने प्लासी के अधूरे कार्य को पूरा किया और दूसरा, इलाहाबाद की संधि ने कंपनी को व्यापारी से शासक बना दिया। इनका जवाब लिखते समय दीवानी अधिकार, बफर स्टेट और सैन्य सर्वोच्चता जैसे शब्दों का प्रयोग जरूर करें। तो जाने से पहले इन तारीखों को एक बार फिर से देख लेते हैं। हाँ, बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764, इलाहाबाद की संधि अगस्त 1765 और द्वैध शासन का अंत 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा। कारी प्रभावों को बहुत गहराई से समझा। हमने ये भी देखा कि कैसे इस एक युद्ध ने ईस्ट इंडिया कंपनी को एक व्यापारिक संस्था से भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक शक्ति बना दिया। और इस टॉपिक की सबसे अच्छी बात यह है कि ये कॉन्सेप्ट पर आधारित है। अगर आप इस ऑडियो को एक बार रिवीजन के समय ध्यान से और सुन लेंगे तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में स्थायी रूप से बैठ जाएंगे। कॉन्सेप्ट रैंक के साथ बने रहिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ पढ़ाते नहीं, आपको रैंक के लिए तैयार करते हैं।